नमस्कार साथियों, मैं दिशा वेलफेयर से रूपाली सिंह हूँ। रियल हीरो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम ऐसे रियल हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जो कि ICMR में पदस्थ हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्र छाबड़ा जी, जो कि खुद थैलेसीमिया योद्धा है। तो आज हम आपको उनसे मिलाते हैं। वो खुद थैलेसीमिया योद्धा होते हुए भी यहाँ पर सिकल सेल पर रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं डॉक्टर रविंद्र छाबड़ा जी से। आइए साथियों, आज हम आपको रियल हीरो से मिलवाते हैं जो कि ICMR में पदस्थ हैं, डॉक्टर रविंद्र छाबड़ा जी, जो कि एक थैलेसीमिया योद्धा हैं और सिकल सेल पर रिसर्च कर रहे हैं। तो नमस्ते डॉक्टर रविंद्र जी। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम YouTube एक चैनल चलाते हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है, बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उनको ब्लड चढ़वाना है, ना उनको दवाई देते हैं, ना प्रॉपर इलाज करते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक बीमारी जरूर है, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। तो आप हम सबके लिए एक मिसाल हैं और योद्धा हैं। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको कब पता चला कि थैलेसीमिया है आपको? मेरे पेरेंट्स को जब मैं 10 महीने का था तब मुझे पता चला कि थैलेसीमिया नामक कोई बीमारी है, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ेगा या बहुत सारी तकलीफें आएंगी। तो शुरुआत में मेरे पेरेंट्स को भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने भी जो है शुरुआत में ट्रीटमेंट कराने से मना किया। तो जब 1 साल 2 महीने कुछ और ट्रीटमेंट चलता रहा, कभी टीबी का ट्रीटमेंट, कभी पोलियो का ट्रीटमेंट, कभी कोई और ट्रीटमेंट शुरुआत में। तो बाद में फिर जब तबीयत अचानक से खराब हुई तो चाहे जब मैं 2 साल का था तब पहली बार ब्लड चढ़ने चालू हुआ और उसके बाद से लगातार मेरे को ब्लड चढ़ रहा है। जी, तो कब पहले कितने दिनों में ब्लड चढ़ता था? पहले भी 15 दिन पे, कभी 1 महीने पे शुरुआत में हुई। तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई वैसे वैसे वजन बढ़ता चला गया, तो वजन के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई। तो 15-15 दिन पे भी ब्लड चढ़ता था। अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 41 साल का हो चुका हूँ। देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर साहब अभी 41 साल के हैं और थैलेसीमिया योद्धा है। तो मैं सभी लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे थैलेसीमिया मेजर हैं वो अपने आप को बीमार ना समझें, वो ये समझें कि हम भी जीवन की लड़ाई लड़ सकते हैं और हम डॉक्टर साहब से ये सीख सकते हैं कि कैसे लड़ा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या क्या परेशानियां आई शुरू में? परेशानियां सब तरह से आती हैं। कभी ब्लड हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं मिलना है या आपको जो है समय पे जाना है बार बार इलाज कराने के लिए, तो ब्लड डोनेट कभी कभी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी जब पहले क्या होता है, आजकल तो आयरन ओरेक्यूलेटर आ चुके हैं, पहले हर महीने जो है पेट में इंजेक्शन लगता था हर रोज। तो शुरुआत में जब हम लखनऊ में थे तब वहाँ पे इंजेक्शन भी नहीं मिलता था, हमें दिल्ली से मंगाना पड़ता था। डॉक्टर्स को नहीं पता होता था कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। तो शुरुआत में उस लाइन में मिला के आपकी थाइस में सबक्यूटेनियस लगा देंगे। थाइस इतनी मोटी मोटी सूज जाती थी, काफी पेन होता था, पेनफुल। उसके बाद जो है जब धीमे धीमे फिर जो है हम लोगों को पता चला इन्फ्यूजन पंप के थ्रू इंजेक्शन लगाना है, तो रात में रोज लगता है। फिर सुबह सुबह 10 से 12 घंटे का टाइम में इंजेक्शन दिया जाता था। तो सर जी, ये जो आप बोल रहे हैं इंजेक्शन लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है? वो शरीर से लोहा की मात्रा, जब आप बार बार खून चढ़ाते हैं तो जो है शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। तो लोहे की मात्रा जो में शरीर से निकालने के लिए कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको निकालने के लिए आयरन चिलेटर के नाम की दवाई दी जाती है। तो आज से जो है 10 साल पहले तक जो है इंजेक्शन के फॉर्म में ही आती थी, इंजेक्शन के फॉर्म में ही देना पड़ता था। और इंजेक्शन के फॉर्म में उसकी जो इंजेक्शन है उसकी हाफ लाइफ केवल आधे घंटे की होती थी। तो इफेक्टिव चिलेशन के लिए उसको 10 से 12 घंटे तक इन्फ्यूजन के थ्रू पेट में या थाइस में या हाथ में लगाना पड़ता था, ताकि जो है ज्यादा देर तक वो चले और ज्यादा देर तक चले। आजकल जिसे थैला पंप बोलते हैं। हाँ, थैला पंप, इन्फ्यूजन पंप। यदि हम जो चिकित्सा यदि न करें उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह? चिकित्सा अगर हम नहीं करेंगे तो आयरन जो है बॉडी में ज्यादा जमा हो जाएगा, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, और जो है बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कि हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वहां पे जमा हो जाएगा। तो कोई हार्मोन ही नहीं रिलीज होगा, तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपका खाना पचना है, आपकी ग्रोथ होनी है, वो नहीं होगा। हार्ट में जमा होगा तो हार्ट पे इफेक्ट आएगा, कभी भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो जब तक आयरन चिलेटर मौजूद नहीं थे, शुरुआत में जो रिसर्च में बताया है कि जब आयरन चिलेटर देना शुरू किया, उससे पहले जब थैलेसीमिया की जो एवरेज लाइफ होती थी वो 5 से 6 साल रहती थी। जैसे जैसे आयरन चिलेटर चालू किया, जब इंजेक्टेबल फॉर्म का थे, तब से लाइफ 30 से 35 साल आराम से बच्चा आराम से जीता है। अब ओरल आयरन चिलेटर की जब से आए हैं, ताकि उसकी ड्रग एफिकेसी ज्यादा है, वो तो बच्चे की उम्र जो है सामान्य से 60 से 70 साल जितने नॉर्मल लाइफ होती है वो बच्चा जी सकता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है कि बच्चा सामान्य जी सकता है, हाँ। बशर्ते वो अपना वो माता पिता उनका ख्याल रखें, समय से ब्लड चढ़वाएं, समय से दवाइयां दें, समय से आयरन चिलेशन दे करें, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारी जैसे ब्लड से इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, तो उन समय का समय पे जो है आपको जांच करानी है डॉक्टर के मुताबिक। समय पे आपको एक अल्ट्रासाउंड, आपको इको जो भी है, ताकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जितनी भी बीमारियां आने से समय से पता चल जाए। तो समय से पता चलेंगे तो समय से इलाज हो पाएगा, समय से इलाज हो पाएगा तो जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होगी और जो है आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आज मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूं जो नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्सिंग में जो है आप नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट जैसे साइंटिस्ट हैं, कुछ पेशेंट IAS ऑफिसर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS का। थैलेसीमिया बीमारी तो है और उससे लड़ा जा सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे और प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सर, ये इसका लॉएस्ट जो है फेरिटिन जो है उसको अपन कितना लेवल रखना चाहिए जिससे कि बेहतर अपन 500 से नीचे, 500 नैनोग्राम पर ml से नीचे रखना चाहिए। जनरली जब दवाई चालू करते हैं तो 1000 नैनोग्राम के ऊपर शुरू करते हैं। तो जब सीरम फेरेटिन की लेवल 1000 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो आपको आयरन चिलेटर शुरू करना है। तो आयरन चिलेटर चलेंगे तो समय से इलाज हो पाएगा, समय से इलाज हो पाएगा तो जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होगी और जो है आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आज मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूं जो नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्सिंग में जो है आप नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट जैसे साइंटिस्ट हैं, कुछ पेशेंट IAS ऑफिसर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS का। थैलेसीमिया बीमारी तो है और उससे लड़ा जा सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे और प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सर, ये इसका लॉएस्ट जो है फेरिटिन जो है उसको अपन कितना लेवल रखना चाहिए जिससे कि बेहतर अपन 500 से नीचे, 500 नैनोग्राम पर ml से नीचे रखना है। जनरली जब दवाई चालू करते हैं तो 1000 नैनोग्राम के ऊपर शुरू करते हैं। तो जब सीरम फेरेटिन की लेवल 1000 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो आपको आयरन चिलेटर शुरू करना है। तो आयरन चिलेटर की डोज डिपेंड करती है कि बच्चे का वजन कितना है, सीरम फेरेटिन कितना है, कितने अंतराल पे देना है, कितने पे नहीं देना है और कौन सा आयरन चिलेटर दे रहे हैं। ओरल फॉर्म में भी 3 तरह के आयरन चिलेटर मौजूद है। तो 3 तरह के जो आयरन चिलेटर मौजूद हैं ओरल फॉर्म में, वो कौन सा शुरुआत करनी है, कौन से नहीं करनी है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। कई बार होता है कि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि आयरन चिलेटर लेना है, बच्चे जो है 1 साल तो लेंगे, 6 महीना लेंगे, 6 महीने के बाद अपने आप बंद कर देंगे। वो बंद नहीं करना है जब तक डॉक्टर उनको ना बताए। और जैसे HB आप हमेशा कितना रखते हैं, मतलब बच्चों को कितना रखना चाहिए? ट्रांसफ्यूजन से पहले 9.5 से 10.5 के बीच में हीमोग्लोबिन रखना चाहिए। जैसे ही 9.5 से 10.5 के बीच में हीमोग्लोबिन आए आपको ब्लड चढ़ाना है। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आप हमेशा पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको 9.5 और 10 तक तो HB रखना ही है, उससे कम नहीं होने देना है। तो सर ये बताइए कि आपके माता पिता ने आपका कितना, मतलब उन्होंने कैसे आपकी देखभाल की, कैसे आपका सहयोग किया, क्या क्या परेशानियां आपको आई लाइफ में? पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स उनको क्या क्या परेशानियां हुई? एज अ पेरेंट तो वो काफी सपोर्टिव रहे, कभी किसी चीज के लिए मतलब मेरे को मना नहीं किया, रोका नहीं। जो डॉक्टर ने कहा कि 9.5 हीमोग्लोबिन रखना है तो 9.5 हीमोग्लोबिन रखने के लिए उन्होंने हर कोशिश करी, चाहे जितनी बार भी, और अस्पताल बुलाया गया चाहे रहने के लिए तो जो वहाँ पे जाते थे ब्लड चढ़ाना है, सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहे। तो मैं पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे अब तक हूँ। और मैं आगे दूसरे पेरेंट्स से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि बच्चे की पढ़ाई या जो कि बच्चा बनना चाहता है, खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको करने देना है। थैलेसीमिया पेशेंट होने से ये नहीं कि जो है वो दूसरे बच्चों से अलग है, वो दूसरे बच्चों की तरह सब कुछ कर सकता है जो आम बच्चा जिंदगी में करना चाहता है। माँ बाप के साथ नजर में ये रहता है कि बच्चे को बीमारी है, बेचार की रहम के उस पे बच्चे को रखते हैं तो बता ज्यादा पैम्परिंग करते हैं। पैम्परिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पैम्परिंग करने से कई बार देखा है कि बच्चे जिद्दी भी बन जाते हैं, फिर जो है घर में एंगर इश्यूज बहुत हो जाते हैं। तो जैसे आप दूसरे सिबलिंग्स का ख्याल रखते हैं, मतलब उसका छोटा भाई है या छोटी बहन है, बड़ा भाई बड़ी बहन है, तो जैसे ही उसका ख्याल रखते हैं जितना खाना उस बड़े बच्चे को दूसरे बच्चे को दे रहे हैं उतना ही खाना जाए थैलेसीमिया पेशेंट को देना है। सेम खाना देना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा परहेज है थैलेसीमिया पेशेंट के लिए कि ये नहीं देना है वो नहीं देना है। आप जितने बजे वो उठ रहा है उतने बजे बच्चे को उठाना है, वो उसी स्कूल में जा रहा है उसी बच्चे को थैलेसीमिया वाले बच्चे को भी भेजना है। तो ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि बीमार है तो बीमार केवल तो खून की कमी है, खून की कमी तो केवल ब्लड चढ़ा से आप पूरी कर ही रहे हैं। तो जब 9.5 तो आप हिंदुस्तान में देखेंगे अगर हम नॉर्मल एनीमिया की जांच कराने चले जाएं तो जो स्टडीज हैं कि 50 से 60% महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन 8.5 के आसपास रहता है। तो क्या वो बीमार है? वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो जब हम हीमोग्लोबिन 9.5 10.5 मेंटेन करके रखेंगे तो बीमारी के लक्षण नहीं आएंगे। तो बीमारी के लक्षण नहीं आएंगे तो बीमारी जैसा वो व्यक्ति जो है जो बिहेव नहीं करेगा और वो सारा काम नॉर्मली जितना नॉर्मल बच्चे करते हैं उसी तरह से वो करेगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय स्कूल में अलग से आपको ट्रीटमेंट मिला? स्कूल में अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं, जो मार्क्स दे दूसरे टीचर जो दूसरे बच्चों को देते थे वही। स्टडीज में लोगों का अलग से आपके प्रति
तो बच्चे लोग जो होते हैं वो काफी, जैसे फॉर एग्जाम्पल साथ में उनके खेलना नहीं खिलाना कुछ, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा सा टीचर ने थोड़ा सा इग्नोर किया कि जो है, पर आज उस समय की बात अलग है। वो आज से 30 साल पहले की बातें हैं। 30 साल पहले जो है जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज थी उतनी उम्दा नहीं थी जितनी कि आज के दिन में है, क्योंकि पहले जब इंजेक्शन लगाना है बार बार तो जो है कभी कुछ है, आज की डेट में इंजेक्शन भी नहीं लगाना है, ओरल आयरन चलेटर है तो फिर फेरेटिन मेंटेन है। तो पहले की जगह ड्यूरेशन में क्या होता था कि 9.5 जैसे हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है, तो कई बार होता था कि ब्लड नहीं मिल पाया या ब्लड की कमी है या फिर जो है डॉक्टर में अभाव है कि जो है 9.5 रखना है, तो 7, 7.5 पे मेंटेन करके चलते थे तब। तो जब 7, 7.5 के मेंटेन करते तो जो थैलेसीमिया का जो चेहरा होता है पेशेंट का वो अलग से नजर आने लगता है। थैलेसीमिक फेसेस जिसको कहते हैं, सिम्टम्स, माथा बड़ा हो जाएगा, पेट मोटा हो जाएगा। तो उस वजह से कई बार देखा है कि बच्चे बुलिंग करते हैं, तो उसको भी बहुत ही रेयर है। अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो कोई सिम्टम ऐसा नहीं आएंगे की वजह से इसको पता चल पाएगा। आपका कहना है कि परिस्थिति काफी पहले से बदल चुकी है और बच्चे जो है थैलेसीमिया योद्धा जो है नॉर्मल बच्चों की तरह ही अब सारी चीजें वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बार बार ब्लड चढ़ने से तिल्ली में भी प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को, जो अभी आप बोले जैसे पेट फूल जाता है, तो वो क्यों होता है? तो तिल्ली में प्रॉब्लम आती है। तिल्ली का काम है कि जो आरबीसी लालक कोशिका है उसको जो खराब हो चुकी है उसको कब्र है। तो जैसे जैसे हेमोग्लोबिन मतलब कम होता चला जाएगा, आरबीसी की जो है मरती चली जाएंगी, तो आरबीसी मरती चली जाएंगी तो कब्र में जगह बनाने के लिए कब्र बड़ी लंबी करनी पड़ती है। तो ऐसे जैसे लाल रक्त कोशिका मरेगी वैसे वैसे ज्यादा लाल रक्त कोशिका को समाने के लिए तिल्ली का आकार बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि तिल्ली का आकार न बढ़े। आप हेमोग्लोबिन वो 9.5 से 10.5 के मेंटेन रखेंगे तो तिल्ली का आकार नहीं बढ़ेगा। और जैसे जिनका बढ़ गया है तो हेमोग्लोबिन हम मेंटेन बाद में करेंगे तो कम भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार तिल्ली का साइज बढ़ गया तो बड़ा रहेगा, कम भी हो सकता है। पर वो डॉक्टर के जो अगर मेंटेन करेंगे तो वो नॉर्मल साइज में भी आ सकती है। हाँ, आ सकता है, वो डॉक्टर की निगरानी में ही, मतलब उसको हमेशा मॉनिटर करना है। एक बार बढ़ गया तो फिर हर महीने अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लेटलेट फंक्शन चेक कराना है, फिर प्लेटलेट तो नहीं कम हो रहा है, तो काफी सारी चीजें उसमें। सर, एक चीज आपके जहन में कैसे आया कि मुझे थैलेसीमिया सिकल सेल के ऊपर ही रिसर्च करनी है, इस फील्ड में ही मुझे आना है? तो जहन में जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हर बच्चे के दिमाग में कभी कभी तो सपना होता है शुरुआत से ही, जब वो 5वीं 6वीं से जब रहता है तभी देखा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई फाइटर प्लेन चलाना चाहता है, कोई लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती है। तो सपना सबका अपना अपना होता है। तो वही 5वीं 6वीं क्लास में जब आदमी का बच्चा होता है तभी वो बच्चे के जहन में आ जाता है। तो आपका सपना था कि आप? मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है या रिसर्च करनी है इसी फील्ड में, तो इसी में आ गया। फिलहाल जो आप जो चीज फेस किया है उस चीज को समाज को स्वस्थ करने के लिए आपने अच्छा सर, आपका एजुकेशन, पहले आप अपने एजुकेशन के बारे में शुरू से बता दीजिए। क्या एजुकेशन मैंने 12वीं के बाद जो है BSc ज्वाइन किया, BSc के बाद MSc के बाद PhD। केमिस्ट्री आपने केमिस्ट्री से और उसके बाद फिर मैंने PhD की है, PhD में जेनेटिक्स में करी, जिसमें थैलेसीमिया पे ही मैंने शोध कार्य किया। बहुत बढ़िया। थैलेसीमिया योद्धा होते हुए थैलेसीमिया पर PhD करने के बाद अब आप रिसर्च कर रहे हैं और वो सिकल सेल पे कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग इस पर अधिक से अधिक जानकारी लोगों को मिलेगी और जो खुद थैलेसीमिया योद्धा हैं वो आपको कितनी अच्छी जानकारी दे पाएंगे। और सर, आपको यहाँ तक रिसर्च करने में आने तक में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? रिसर्च करने में तो परेशानी जो सबको नॉर्मल पर्सन को होती है, रिसर्च कभी भी इजी नहीं होती। रिसर्च तो मतलब कि जब दोबारा से खोजना है तो दोबारा से खोजना है तो उसमें तो समय लगता ही है, समय लगता है। और रिसर्च अभी कुछ खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो नेवर एंडिंग मतलब आज एक रिसर्च शुरू होगी तो उसके कुछ और निकल के आएगा, तो उसके बाद हम और रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद और रिसर्च। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो मुश्किलें तो रिसर्च में आती ही रहेंगी, उसका सामना करते ही रहना है। तो रिसर्च के बाद आपका जो है जॉब मिल गई थी कि उसके लिए भी आपको कुछ फाइट करना पड़ा? कुछ शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी क्योंकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं थी तब तक कि थैलेसीमिया पेशेंट को जॉब देना है या नहीं है। और अभी जो है मिनिस्ट्री ने 2016 में रिवाइज गाइडलाइंस बनाई, जिससे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज में जो है थैलेसीमिया को शामिल किया गया है। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज में थैलेसीमिया शामिल होने के बाद से जो है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए एजुकेशन में और जो है एजुकेशन के साथ साथ जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसमें कुछ फायदा है। और जॉब्स में अभी भी थैलेसीमिया के रिजर्वेशन नहीं है।
थैलेसीमिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है केवल वो जो है एजुकेशन और प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज में ही है। तो सर एजुकेशन में कैसे आप बता रहे कि एजुकेशन में कैसे एजुकेशन में जैसे कि एग्जाम देने जब बच्चा जाता है तो उसको कुछ आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा या आधा टाइम एक्स्ट्रा दे दें, या फिर जो 12वीं तक का जो एग्जाम की जो क्लास लिमिट एज लिमिट होती है बीएससी में मान लिया कि अगर 20 साल एज लिमिट है कि 20 साल तक आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कुछ 5 साल का शायद रिलैक्सेशन है, तो कि 5 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से करके कुछ गाइडलाइंस हैं तो उस हिसाब से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत आपका धन्यवाद। जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। तो उम्मीद करती हूँ कि सर की जानकारी से, जो कि खुद थैलेसीमिया योद्धा है, तो जो परिवार वाले हैं वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल बच्चे की तरह से ट्रीट करेंगे और उनको सिखाएंगे कि तुम बीमार नहीं हो, तुमको आगे अपना जीवन जीना है और अपने लिए लड़ाई लड़ना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।